Assalamu alaikum. Welcome to another lesson from class 9th biology. This is chapter 8 nutrition. Nutrition. What is nutrition? It is the process in which food is obtained or prepared, absorbed and converted into substances for growth and energy. न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा। जो आप ग़िज़ा लेते हैं उसके अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी ऐसी सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है एनर्जी और ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को चंक्स में डिवाइड करके कुछ इस तरह प्रिपेयर किया है कि न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग, प्रिपेयरिंग, absorbing and converting all those food nutrients into substances that provides energy. ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड रॉ इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर मिनरल्स। इनको लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उससे एनर्जी एंड ग्रोथ हासिल करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है जो कि रॉ मटेरियल नहीं यूज करता बल्कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, जैसे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट एनर्जी एंड ग्रो। इनमें आ जाते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स जो कि अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से नहीं बल्कि किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके उसको अपना फूड बनाकर एनर्जी लेते हैं। इसमें एक कैटेगरी प्लांट्स की भी है जिसको हम कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ। दे मेक देयर फूड बाय टेकिंग अनदर ऑर्गेनिज्म सच एज फ्लाइज। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक। Autotrophic means they prepare their food by taking carbon dioxide, water and other minerals. So autotrophic का मोड क्या होगा न्यूट्रिशन का? दो तरह के मोड हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो प्लांट्स जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में, वो न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो उनको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी क्वांटिटी लार्ज होती है, वो उनको चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स। इनकी क्वांटिटी ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है प्लांट्स को। ऑन द अदर हैंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स बहुत ही कम मिकदार में यूज रिक्वायर्ड करते हैं, जिनमें आ जाता है आयरन, जिंक, बोरॉन, copper, molybdenum, chlorine and nickel. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए कि उसका क्या रोल है इन प्लांट लाइफ, तो phosphorus is a macronutrient, the nutrient which is required in large amount. phosphorus large amount में required है plants को, और ये क्या रोल प्ले करता है? It plays a role in formation of ATP, adenosine triphosphate. ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड्स and coenzymes. It is also necessary for germination of seeds, photosynthesis and protein formation. Potassium. It regulates the opening and closing of stoma,
reduce water loss from the leaves. Sulfur, components of protein making में सल्फर यूज होता है, vitamins and enzyme making में. Calcium activates enzyme, is a structural component of cell wall, influence water movement in the cell. Micronutrients, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम मिकदार में चाहिए प्लांट्स को, like iron, necessary for photosynthesis, activates many enzymes. Molybdenum, component of enzyme that reduces nitrates to ammonia, important in building amino acids. Boron, important in sugar transport, cell division, and synthesizing certain enzymes. Enzyme making में भी boron use होता है. Copper, component of several enzymes. Magnesium, involved in enzyme activity for photosynthesis. Photosynthesis में जो enzymes होते हैं उनकी help करता है magnesium. Respiration में भी और nitrogen metabolism में भी. Zinc, required in large number of enzymes. Chlorine, involved in osmosis of water. And nickel, required in nitrogen metabolism. आपने ये role of these nutrients, micro and macro, in plant life को memorize करना है for your board exams. Role of nitrogen and magnesium. एक full fledged question आ सकता है role of nitrogen and magnesium में, जिसको आप या तो column में कर लें या separate कर लें. Nitrogen. Now, nitrogen is an element and magnesium is also an element. This element nitrogen is a major component of protein. Proteins का major component है nitrogen. Hormones का भी major component nitrogen है. Even chlorophyll, vitamins and enzymes are essential for plant life. स्टेम एंड लीफ की ग्रोथ में इसका बड़ा रोल है. अगर तो नाइट्रोजन टू मच हो जाए तो इट कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. तो जो प्लांट होगा उसके ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स डिले लगेंगे. ठीक है. डेफिशिएंसी हो जाए अगर नाइट्रोजन नहीं अवेलेबल तो फिर यील्ड कम हो जाएगी, कॉजिंग येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ. ग्रोथ भी रुक जाएगी और लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे. On other hand, magnesium is also an element which is important structural component of chlorophyll. Functioning of plant enzymes to produce carbohydrates, sugars and fat. It is used for fruit and nuts formation and essential for seed germination. अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की तो येलोइंग हो जाती है और विल्ट होना शुरू हो जाते हैं लीव्स. फर्टिलाइजर. नाउ फर्टिलाइजर क्या है? वो सर्टेन मटेरियल या मिनरल्स जो कि आप सॉइल के अंदर ऐड करते हो. पहले से वो सॉइल में नहीं अवेलेबल, बल्कि आपने उसकी एडिशन की है सॉइल में. किस चीज के लिए? ताकि आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिले जो आप चाहते हो. और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कि आपके जो प्लांट्स हैं वो फास्ट ग्रो करें, मोर फ्लावर्स हो उसके ऊपर, मोर इंसेक्ट अट्रैक्ट करे वो, एंड फ्रूटिंग भी ज्यादा हो. तो इन डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के लिए आप सॉइल के अंदर एडिशन करते हो कुछ मिनरल्स का, उसको कहते हैं फर्टिलाइजर. So the definition of fertilizer is addition of certain material to soil, sometimes resulted in plants with desirable characteristics, more fruit, fast growth, more attractive flowers. ये फर्टिलाइजर दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक.
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर होते हैं जो कि आपको मिनरल की फॉर्म में अवेलेबल हो, जैसे कि रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, नाइट्रोजन एंड जिप्सम। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिसॉल्व हो जाते हैं आराम से इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। जैसे ही आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सॉइल में मिलाते हैं और सॉइल के अंदर पानी है, तो वो पानी में हल होके अवेलेबल हो जाता है टू द प्लांट्स फॉर यूज। इनऑर्गेनिक वो फर्टिलाइजर होते हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिराइव किए जाते हैं। ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे टेक मोर टाइम टू ब्रेक डाउन into forms that are usable by plants. Manure and compost are used as a organic fertilizer. Manure यानी कि जो animal waste होता है, और compost यानी कि जो plants waste होता है, जैसे कि plants को peel करने के बाद उसकी जो skin है या जो उसका waste material है, वो compost कहलाया जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ये फर्टिलाइजर रेडिली डिसॉल्व नहीं होता पानी में, इसको टाइम लगता है ब्रेक डाउन होने में और फिर प्लांट्स को यूज करने में। दे कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, एरिएशन एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। So there are certain disadvantages also when you are using fertilizers. So what are the disadvantages of using fertilizer? या hazard क्या है fertilizer use करने का? Few of the hazards या disadvantages are जैसे कि eutrophication. एक सवाल भी आ सकता है इस पे कि what is eutrophication? या what do you know about the term eutrophication? तो यूट्रोफिकेशन क्या है? जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं किसी सॉइल में, तो फर्टिलाइजर मींस आपने एक्स्ट्रा मिनरल्स डाल दिए उसके अंदर, सॉइल के अंदर। अब समटाइम्स व्हेन इट रेन्स, तो वो सारा वो जो मिनरल्स हैं, चूंकि वो रेडिली डिसॉल्व्ड हैं इन वाटर, सो व्हाट हैपेंस कि वो रेन वाटर के साथ रन ऑफ हो जाते हैं, बह जाते हैं, एंड देन द रेन वाटर अल्टीमेटली रीचेस द रिवर या ओशंस। तो उन रिवर और ओशंस में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जाके मिक्स हो जाते हैं। जब ये वहां जाते हैं तो एक्सेस ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स रिवर के अंदर कॉज करता है एल्जाई को। एल्जाई की ग्रोथ या प्रोडक्शन एक प्लांट की लेयर बना देता है रिवर के ऊपर। अब ये ग्रीन लाइफ जो है, ये जो ग्रीन एल्जाई है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, ये न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो ये रिवर के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। हेंस जो रिवर वाली लाइफ है, यानी कि जो मेरीन लाइफ है, हमारी फिश हैं या जो मेरीन प्लांट्स हैं, उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट तो एल्जाई ने वो एब्जॉर्ब कर लिया है। प्लस एल्जाई कवर कर लेता है पूरा सरफेस को, तो सनलाइट जो है वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है रिवर के अंदर। तो ये क्या है? ये जो छोटा सा कॉज है, ये जो छोटा सा हमने एक एक्टिविटी की है, फर्टिलाइजर की एडिशन की है, एक्सेस फर्टिलाइजर की एडिशन की है, इसकी वजह से इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हुआ है। लैंड लाइफ, फिर उसके बाद वाटर लाइफ, ये डिस्टर्ब होती जा रही है। तो इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। पहले लैंड में और फिर लैंड से रन ऑफ होकर रेन वाटर के साथ रिवर में, और रिवर के बाद वो डैमेज कॉज करता है टू द मेरीन लाइफ। सो ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना ड्यू टू इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। फिर आ जाता है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, एंड यू नो ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे ज़्यादा जो उनकी जो मेन
पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो हीट या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। तो ये जो नाइट्रस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी इमिट हो सकता है by using nitrogen fertilizer, and this is a greenhouse gas which can further help in trapping carbon dioxide and heat and disturbing the ozone layer. Next disadvantage is ammonia. Ammonia emitted from the fertilizer can also increase soil acidity. And then there is a pest problem also. Excessive nitrogen fertilizer यूज करने से पेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, increasing their reproductive rate. Organic fertilizers जैसे कि मैन्योर और प्लांट वेस्ट जो मैंने आपको बताया था, दे आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो भी कॉज करता है environmental problem due to nitrate leaching और run off of soluble organic compounds. लीचिंग यानी कि बह जाना पानी के साथ। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी जो प्रॉब्लम कॉज करता है दैट इज नाइट्रेट लीचिंग या रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Okay, so now let us start the components that are found in human food and that are essential for human body. So the first component that we are going to deal is carbohydrates. हमने जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है कि किस काम आता है कार्बोहाइड्रेट, कहाँ से लिया जाता है, ये हमारा मेन पर्पस होगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अबाउट 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज जो कि एक एनिमल कंज्यूम करता है, एक ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। 2/3 यानी कि आप अपने डाइट का 2/3 कार्बोहाइड्रेट लेते हो। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करता है ग्लूकोज को, जो कि सबसे कॉमन एक तरह से क्या कहते हैं उसे, फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज है। देन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च, ये सब फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से, क्या सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का? तो ब्रेड, पास्तास, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल्स, ये सब सोर्स हैं जहां से हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। लिपिड्स यानी फैट्स, ये एक अनदर बिगेस्ट कंपोनेंट है बॉडी का। The lipids present in the food are composed of fatty acid bounded to glycerol. तो केमिकल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लिपिड्स में फैटी एसिड्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है ग्लिसरॉल से। ये दो तरह के हो सकते हैं फैटी एसिड्स, या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम। So saturated fatty acids are solid at room temperature such as butter, while unsaturated fatty acids are liquid at room temperature such as your oil. Lipids are used to form membranes, sheets surrounding neurons and certain hormones. Important sources में आ जाता है milk, butter, cheese, eggs, mutton, fish, mustard seeds, coconut and dry fruits. Another thing is the protein. Protein are composed of amino acid. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे कि एक नेकलेस हो जिसके अंदर छोटे छोटे मोती हो अमाइनो एसिड्स के।
तो प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। किस चीज में यूज होते हैं? दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, membranes and organelles. Also, in muscles, ligaments, and tendons, we use protein for growth, and many protein play a role as an enzyme. यूज कहाँ होते हैं? गेनिंग एनर्जी और बिल्डिंग टिश्यूज। बिल्डिंग मटेरियल में प्रोटीन यूज होते हैं। सोर्सेस क्या हैं? डाइटरी सोर्सेस। कहाँ से ले सकते हैं आप प्रोटीन? मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दाल वगैरह, and dairy products such as milk and cheese. Okay, so next is minerals. Now minerals ऐसे inorganic elements हैं जो कि plants या animals से नहीं आते, इसलिए हमने इनको inorganic कहा, जो कि originate करते हैं अर्थ से, अर्थ में पाए जाते हैं। बॉडी इनको खुद मेक नहीं करती। तो बॉडी में ऐसे मिनरल्स दो कैटेगरी में पाए जाते हैं या लिए जाते हैं। मेजर मिनरल्स, ट्रेसेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स जो कि ज्यादा मिकदार में बॉडी को चाहिए हो। ट्रेसेस मिनरल्स वो मिनरल्स जिसके बस ट्रेस यानी कि कम मिकदार में बॉडी को चाहिए हो। मेजर मिनरल्स में तकरीबन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम और मोर पर डे ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की। ट्रेसेस जो मिनरल्स हैं यानी कि जो कम मिकदार में चाहिए, वो कितना कम चाहिए? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। सो ट्रेसेस मिनरल्स यानी कि जो बॉडी को कम मिकदार में मिनरल्स चाहिए वो ये हैं: आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन। आयरन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एड इंसुलिन एक्शन। Zinc helps in growth and reproduction, while both iron and zinc helps in act as an enzyme cofactor to support immune function. जो हमने कोफैक्टर की बात की थी लास्ट लेक्चर्स में कि कुछ एंजाइम्स को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो इनऑर्गेनिक फ्रेंड्स में आयरन और जिंक भी हैं। अच्छा, कॉपर एक्ट करता है एंजाइम का कोफैक्टर में। क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन। फ्लोराइड स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन टूथ एनामल। टूथ एनामल यानी कि टूथ की जो कवरिंग होती है, एनामल जो व्हाइट पार्ट टूथ का है उसको कहते हैं। आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड इज अ हार्मोन जो कि बॉडी में पाया जाता है। ये हार्मोन ऐसे एलिमेंट्स रिलीज करता है, ऐसे केमिकल रिलीज करता है बॉडी के अंदर जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है, आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो आयोडीन थायराइड की नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करता है। जो मेजर मिनरल्स हैं यानी कि जो ज्यादा मिकदार में चाहिए बॉडी को, उसमें आ जाता है सोडियम, विच helps in which play a role in fluid balance in the body, help in absorption of other nutrients. पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी के अंदर ये भी, और ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स। क्लोराइड ये भी बैलेंस क्रिएट करता है, उसको मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, एंड कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका एक कंपोनेंट है क्लोराइड। ये तीनों are important for muscle contraction, nerve impulse transmission, heart function and blood pressure. Calcium, development and maintenance of bone, teeth and blood clotting. Magnesium and phosphorus, development and maintenance of bones and teeth. Role of calcium and iron. Now calcium भी required होती है बॉडी को, ये essential है for चंद एक ऐसी चीजें जैसे कि जिसमें इंक्लूडेड हैं डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों के लिए और टीथ की मजबूती के लिए और डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम जरूरी है। कनेक्टिव
टिश्यूज के लिए भी एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स। कैल्शियम एड करता है, हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। जब आपको कोई इंजरी होती है जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उस खून को रोकने में, क्लॉट बनाने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से आप ले सकते हैं कैल्शियम? मिल्क, चीज, एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज। डेफिशिएंसी यानी कि जब कैल्शियम की कमी हो तो फिर क्या होगा? Spontaneous discharge of nerve impulse which may result in tetany. Now tetany is a disorder, एक ऐसी condition जिसमें बॉडी का कोई पार्ट बार बार एक्ट कर रहा होता है बगैर आपने कॉन्शियसली मैसेज भेजे। यानी कि जैसे हाथ का हिलाना, कि सर का हिलाना, या बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट जो कि कॉन्टिन्यूस हो, बार बार हो रही हो, और उसमें आपकी इंटेंशन ना हो, यानी कि आप उसको जानबूझ के ना मूव कर रहे हो। ये किस वजह से होता है? ये जब नर्व में, ब्रेन में बार बार मैसेज जा रहा होता है, लेकिन वो मैसेज आप नहीं भेज रहे होते हो, वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद जनरेट होता है, और वो फिर मैसेज, वो मूवमेंट क्रिएट करती है, लेकिन आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। सो इस कंडीशन को कहते हैं टेटेनी। बोन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, एक और कंडीशन जिसको हम, जो कि हमने रिकेट्स में पढ़ा था। रिकेट्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट्स स्लोली, हमने बात की कि कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर कैल्शियम ना हो तो ब्लड क्लॉट बनना स्लो हो जाएगा, और वुंड का हील होना भी स्लो हो जाएगा। देन आयरन। Now, iron also plays a major role in oxygen transport and storage. पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करता है आयरन। It is the component of hemoglobin in red blood cell and myoglobin in muscle cells. जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है वो आयरन की हेल्प से बनता है, और जो मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है वो भी आयरन की हेल्प से बनता है। आयरन ऑल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन। सोर्सेस क्या है आयरन के? रेड मीट, रेड मीट में आ जाता है मटन एंड बीफ, एग यॉक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड। आयरन की डेफिशिएंसी हो तो फिर एक डिजीज होती है जिसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसको हम यूजुअली कहते हैं खून की कमी होना। वो एक्चुअली आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक नहीं मिलती, और फिर आप टायर्ड, थके हुए और पेल नजर आते हो। वाइटामिन्स। Now vitamins are those chemical compounds जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है बॉडी के लिए, लेकिन दे आर एसेंशियल। किस चीज के लिए? नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सारा जो हमारे रिएक्शंस हैं उनके लिए विटामिन जरूरी होती है। तो vitamins may be divided into two groups: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. वो vitamins जो कि फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, और वो vitamins जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो फैट डिसॉल्विंग vitamins में आ जाता है A, D, E, K। वाटर soluble में आ जाता है B and C। आप वाटर soluble याद रखें, B and C, बाकी जितने भी बचेंगे वो फैट soluble है, ठीक है। So vitamin A. Vitamin A was first फैट soluble विटामिन जो कि आइडेंटिफाई हुआ था 1913 में। इट combines with a protein called opsin. ऑप्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके साथ विटामिन ए कंबाइन हो जाता है, और फिर एक न्यू चीज बनती है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पाया जाता है रोड्स के अंदर,
और रोड्स कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना में। और ये रेटिना कहाँ है? आई के अंदर। आई के अंदर रेटिना है, जिसके ऊपर जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, जिसके ऊपर आपकी इमेज बनती है, जो भी आप देखते हो उसकी इमेज रेटिना पे बनती है। इस रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स और कोन्स। कोन्स आपको हेल्प करता है दिन में देखने को, रोड्स आपको हेल्प करता है रात में देखने को। और रोड्स के लिए चाहिए रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कैसे मिलेगा? जब एक प्रोटीन जिसका नाम है ऑप्सिन कंबाइन होगा विटामिन ए के साथ, तो फिर रोडोप्सिन बनेगा। यानी कि विटामिन ए इज जरूरी फॉर विजिबिलिटी एट नाइट और ड्यूरिंग डिम लाइट्स। So this is a flow chart which has been divided into certain columns: vitamin, sources, function क्या है और deficiency के symptoms क्या हैं. So first is vitamin A. sources क्या है, कहाँ से आप ले सकते हैं विटामिन A? लीफी वेजिटेबल से, वो वेजिटेबल जिसके पास लीव्स हों, यानी स्पिनच. कैरेट्स से, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर. फंक्शन क्या है? विजन इन डिम लाइट. अभी आपने बात की है रोडोप्सिन की वजह से हम डिम लाइट में देखने के एबल हो जाते हैं इफ वी हैव विटामिन ए इन आवर डाइट. सेल डिफरेंशिएशन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. पेज नंबर 145 पे आपको ये वर्ड मिलेगा सेल डिफरेंशिएशन का. एक क्वेश्चन आ सकता है इसका कि व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन. सो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक सेल जो कि जिसने जो काम परफॉर्म करना है वो विटामिन ए डिसाइड करता है. ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं जैसे कि अगर किसी एक सेल की ड्यूटी है कि उसने आई ऑर्गन में जाना है, तो वो उस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को जनरेट करेगा. सो सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जब मैच्योर हो जाए तो उसको जो परफॉर्म करना है फंक्शन, उस फंक्शन में आपको डाल दिया जाता है, सेल को डाल दिया जाता है. सो इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह कि अ प्रोसेस through which embryonic cell transforms into mature cell with specific function. सेल डिफरेंशिएशन यानी किस सेल को कौन सा काम करना है, वो किस तरह डिफरेंट है, उसमें हेल्प करता है विटामिन ए. ग्रोथ में और इम्यूनिटी में भी डेफिशिएंसी हो विटामिन ए की तो पुअर ग्रोथ, ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन. विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स में आपको मिलेगा विटामिन सी, यानी लेमन एंड ऑरेंजेस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में और बीफ लिवर में. फंक्शन क्या है? कोलेजन फॉर्मेशन. नाउ कोलेजन इज अ प्रोटीन जो कि यूज होता है स्किन की फॉर्मेशन में. स्किन की फॉर्मेशन में जो यूज होता है या कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन में यूज होता है, जो कि उसको स्ट्रेंथ देता है. तो कोलेजन की फॉर्मेशन विटामिन सी का रोल है इसमें, और हीलिंग ऑफ वुंड्स में भी विटामिन सी का रोल है, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में भी. अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी होगी. स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. एंड इसमें होता क्या है, इसमें गम ब्लीडिंग होती है, तो वीकनेस हो जाती है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. Okay, then fatigue, poor wound healing, bleeding gums and joints. Vitamin D. Now vitamin D का source है fish liver oil, milk, ghee, butter, synthesized by skin. Even the skin also synthesizes vitamin D. When the skin is exposed to sun, तो उससे फिर vitamin D generate हो सकता है. Function क्या है? Maintenance of concentration या level of calcium and phosphorus. रिकेट्स इन चिल्ड्रन होगी अगर डिफिशियंसी हुआ, और ऑस्टियोमलेशिया. रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया आर टू डिजीजेस ऑफ बोन्स.
Rickets happens in children, osteomalacia happens in adults, especially women. रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया वैसे दोनों जो हैं सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स हैं. कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है एब्जॉर्ब करना बोन्स के लिए. कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी हो बॉडी में. तो अगर विटामिन डी है तो कैल्शियम मेंटेन रहेगी, फॉस्फोरस मेंटेन रहेगा और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी नहीं होगी. ये दोनों बोन्स की सॉफ्टनेस की बीमारी है और सॉफ्टनेस की वजह से बोन्स प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते और बेंड हो जाते हैं. और ओस्टियोमलेशिया में तो फ्रैक्चर भी बहुत कॉमनली हो जाता है, जैसे कि बहुत ही आराम से हल्की सी चोट पे या हल्का सा गिरने से बोन फ्रैक्चर हो जाना. So vitamin D is very essential for the healthy life of bones. So that was all for today. Thank you for listening.